जस्ट एक मिनट रुको, मैं सेटअप कर लेता हूँ। बाकी सारे लोग आ गए ना? सब लोग आए भी नहीं है। ज्यादा देना। हेलो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आई थिंक पीओएस ही पढ़ा था हम लोगों ने। पीओएस ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। ठीक, अब देखो, अगर आपके पास सपोज एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनाने में क्या क्या चाहिए हमें, चलो बोलो। सॉल्यूशन बनाने में क्या क्या चाहिए? चलो मैं ऑडियो कंट्रोल दे रहा हूँ, बोलो। सॉल्यूशन बनाने में क्या क्या चाहिए? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट चाहिए, बिल्कुल सही। अब सपोज किसी के आप घर पे गए हो और उसने आपको कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, ठीक है, 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक आपको पिला दिया 200 ml, और आपसे पूछा जाता है बताओ तुमने कितना शुगर कंज्यूम किया, तो कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे? आपने कंज्यूम क्या किया? कोल्ड ड्रिंक, इस तरह का एक लिक्विड आपने कंज्यूम किया, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें शुगर कितना था, तो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल पाएंगे कितना शुगर था, बिकॉज हम डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के कभी ये नहीं पता कर सकते कि उसमें कितना कौन डिजोल्व है, ठीक है। बट अगर कोई हमें इस तरह का कोई हमें टर्म बताता है कि यहाँ पे शुगर का जो परसेंटेज था वो 10% था, परसेंटेज ऑफ शुगर इज 10%, तो अब कोई इतना बोल सकता था 200 का 10%, मतलब ये 20 ग्राम रहा होगा। तो ये जो 10% है ये क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। So concentration term basically indicate a relation between amount of solute and amount of solvent. बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पॉइंट लिखिएगा,
concentration term indicate relation between amount of solute and amount of solution or solvent. A relation between amount of solute and amount of solution or solvent. हो गया? अच्छा ये बताओ सॉल्यूट कौन होता है? अगर आप ये डिफाइन करना है सॉल्यूट, अच्छा अगर वाटर प्लस वाटर, सॉरी वाटर प्लस वाटर नहीं, वाटर प्लस एनी अदर लिक्विड, फिर किसको बोलेंगे सॉल्यूट? वाटर को बोलेंगे सॉलिड। अरे भाई पानी तो लिक्विड होता है, सॉलिड थोड़ी होता है। आप मुझे बताना इसमें से सॉल्यूट कौन है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। शुगर प्लस वाटर, अरे ऐड तो सभी करते हैं। शुगर प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब इसमें आपको सॉल्यूट बताना है, मैं आपको फिजिकल स्टेट लिख के देता हूं। अब बताओ कौन सॉल्यूट है किसमें? हाँ बिल्कुल सही है, सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए सॉल्वेंट कौन है, तभी तो सॉल्यूट अलग कर पाओगे। अब देखो दो तरह का डेफिनेशन काम करता है। पहला डेफिनेशन, कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट चेंजेस, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा वो सॉल्यूट होगा, पहला डेफिनेशन बोलता है। तो शुगर प्लस वाटर ऐड करने पे बताओ कौन यहाँ पे अपना फिजिकल स्टेट चेंज करेगा? शुगर। शुगर। तो मतलब यहाँ पे शुगर क्या हो गया आपका? सॉल्यूट हो गया, पहला डेफिनेशन। ठीक है, जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करे वो सॉल्यूट होता है। दूसरा, इथाइल अल्कोहल प्लस यहाँ पे तो सिर्फ शुगर और सॉल्ट। इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इसमें किसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा? बोलो। किसी का नहीं। किसी का नहीं, तो फिर कैसे बोलेंगे?
तो अगर किसी का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता तो फिर बोलते हैं जो लोअर अमाउंट में है वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो इथाइल अल्कोहल भी सॉल्यूट हो सकता है, वाटर भी मेरा सॉल्यूट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है तो जिसका अमाउंट ज्यादा कम है वो आपका सॉल्यूट है, और अगर अमाउंट मेंशन नहीं है तो फिर जिस भी सॉल्वेंट का सॉल्वेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है वो आपका सॉल्यूट बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल और वाटर, इन दोनों में अब जो जनरली कम होता है तो आप इथाइल अल्कोहल को सॉलिड बोल सकते हो या वाटर को भी बोल सकते हो, बट वाटर इज ए बेटर सॉल्वेंट, तो बोलेंगे इथाइल अल्कोहल इज योर सॉलिड बिकॉज इसका सॉल्वेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है। सॉल्ट प्लस वाटर अगेन सॉलिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंपोनेंट Depending on having lower amount, so depending on the amount of component, अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और सेम लॉजिक एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में भी चलेगा, बट इन दोनों में जनरली एसीटोन मोर सॉल्वेशन टेंडेंसी। कुछ मेंशन नहीं करेगा तो मेसीटोन को सॉल्वेंट मानेगा और क्लोरोफॉर्म को क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे। तो पॉइंट लिखना, कंपोनेंट whose physical state changes component whose physical state changes component whose physical state changes are called as solid. Point 1 हो गया सबका। हाँ Second point, if physical state do not changes, if physical state do not changes, if physical state do not changes, then component present in lower amount will be solid. lower amount will be उसके बाद Component having lower amount will be solute. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, if physical state do not changes, then component having lower amount will be solute. शशांक हो गया, ऋतिक, तो दो डेफिनेशन बताया, अगर फिजिकल स्टेट चेंज हुआ तो आप सॉल्यूट हो, और फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है तो फिर आपका अगर अमाउंट कम है तो फिर आप सॉल्यूट हो। और अगर ये दो कंडीशन भी फेल हो गया तो फिर जिस सॉल्वेंट का सॉल्वेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है वो ज्यादा बेटर सॉल्वेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ rule 1 and 2 failed,
if rule 1 and rule 2 failed, if rule 1 and rule 2 failed, then component having better dielectric constant, then component having higher कर दीजिएगा, higher dielectric constant और solvation tendency, then component having higher dielectric constant or solvation tendency will be better solvent. सर एक बार और रिपीट. If rule 1 and rule 2 failed, then component having higher dielectric constant or solvation tendency will be solvent. प्रशांत क्या बोल रहे हो, क्या होता है? देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई सॉल्वेंट है, मान लो यहाँ पे मान लो एक सॉलिड पार्टिकल है, ए और बी पार्टिकल है, तो सॉल्वेंट क्या करता है, इन दोनों पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाना चाहता है. तो जो सॉल्वेंट इन पार्टिकल्स को जितना ज्यादा दूर ले जाएगा, मतलब उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होता है. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट टू सेपरेट द आयन. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट टू सेपरेट द आयंस. तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा बेटर वो पोलर सॉल्वेंट होता है. तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है पोलर सॉल्वेंट्स में, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं. समझ में आया? प्रशांत, ऋतिक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन में दो होता है, सॉलिड होता है, सॉल्वेंट होता है. सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है. तो कंसंट्रेशन टर्म क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, जिसके लिए भी आप यूज कर रहे हो. अब देखो कंसंट्रेशन टर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है. तो सबसे पहला टर्म क्या है, देखो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे ना, वो एक रेशियो होगा. हमेशा दिमाग में बैठा लो कि कंसंट्रेशन टर्म हमेशा एक रेशियो होता है. ये रेशियो वेट का हो सकता है, ये रेशियो वेट और नंबर ऑफ मोल का हो सकता है, ये नंबर ऑफ मोल और वेट का हो सकता है, ये नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का हो सकता है, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम का हो सकता है. ठीक है, ये प्रेशर का भी हो सकता है. तो कंसंट्रेशन टर्म एक रेशियो होता है, और इस रेशियो में जैसे जैसे हम टर्म को डिफाइन करेंगे तो अलग अलग उसमें इनपुट आता रहेगा. कहीं वेट आएगा, कभी प्रेशर आएगा, कभी वॉल्यूम आएगा, कभी नंबर ऑफ मोल आएगा. तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट. और इस रेशियो में जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन देगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा
सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का डाटा देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पॉइंट लिखिएगा, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स all concentration term are ratio of amount of solute and amount of solvent or solution। हो गया? तो सबसे पहले लिखिएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। मास परसेंटेज, percentage weight by weight is also called as mass percentage। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वेट बाय। पहले ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? लास्ट लाइन नहीं हुआ सौम्या? स्क्रीन पे लिखा हुआ है परसेंटेज वेट बाय वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास परसेंटेज। अब ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ, बोलो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो x परसेंटेज वेट बाय वेट, तो मैंने क्या बोला था, जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला टर्म है, वो किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। तो ये सॉल्यूट है, तो x किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? सॉल्यूट का दे रहा है। तो x परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। x ग्राम सॉल्यूट
इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 5% NaOH सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई बोलेगा? बोलो 5% NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये वेट बाई वेट है। बोलो, अरे भाई कुछ तो बोलो। मैं क्या कर रहा है तुम लोग? मैं सबका ऑडियो कंट्रोल बंद कर रहा हूँ, सब टाइप करके लिखो। बोलो, ये बताओ 5% NaOH का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। अरे वेट बाय वेट तो लिखा हुआ, हाँ वेट बाय वेट है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे X% है। 5 ग्राम ऑफ NaOH, बिल्कुल सही। कहाँ पे? कहाँ पे है ये? बोलो। 100 ग्राम सॉल्यूशन, पीयूष बिल्कुल सही। सो 5% NaOH का मतलब है 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो यहां से एक इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हैं हम। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन मेंशन नहीं कि कैसा सॉल्यूशन है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन मानते हैं। वाटर बाय डिफॉल्ट अपना सॉल्वेंट होगा, तो यहां से हम एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि 5 ग्राम NaOH जो है वो कौन हो गया? सॉल्यूट हो गया। प्लस 95 ग्राम कौन हो गया? वाटर सॉल्वेंट हो गया। 5 ग्राम NaOH सॉल्यूशन प्लस 95 ग्राम वाटर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो अब इसका जरा फॉर्मूला बनाते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू weight of solute divided by weight of solution into 100। percentage weight by weight is equal to weight of solute by weight of solution into 100। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सॉल्यूशन आउट ऑफ 100 देख रहे हो, देखो ना यहाँ पे 95 और 5 ऐड करोगे तो 100 होगा, और 100 में 5 है तभी तो 5% आएगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट मत करना, टोटल में देख रहे हो तो टोटल तो आपका सॉल्यूशन होता है।
आगे बढ़े। तो क्वेश्चन लिखना, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं। कितना आया? 16 ग्राम, बिल्कुल सही। सो परसेंटेज वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 नहीं, 800 इंटू 100। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 400 gram of a 4% weight by weight solution is mixed with 500 gram of 5% weight by weight solution, then find the percentage weight by weight. In final solution. यूज परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर तो कुछ और आना चाहिए था।
अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। अरे भाई ये बताओ 4% और 5% को मिला के 40% कैसे आएगा? 4 रुपया और 5 रुपये मिला के कभी 40 रुपये आएगा? तो आंसर तो 4 और 5 के बीच में आएगा। प्रशांत तुम्हारा पार्शियली करेक्ट है, थोड़ा सा देखो तुम्हारा सही हो जाएगा। हाँ तुम्हारा सही है, अब सही है। हाँ 41/9। ऋतिक तेरा 40% लिखा था, बाद में 4% लिखा। आंसर आएगा 4.55%। अब देखो कैसे आएगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन जो है वो 400 ग्राम और 4% है, तो इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे? 400 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, मतलब इसमें क्या मिलेगा? 16 ग्राम मिलेगा। ये सबका आ गया था। जो 400 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 4% ही सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 400 इंटू 4/100 दैट इज 16 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 500 ग्राम ऑफ 5%, तो इसमें क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 500 इंटू 5/100, इसमें कितना आएगा? 25 ग्राम। सो टोटल वेट कितना आएगा? 41 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 41 ग्राम एंड टोटल वेट इज कितना हो जाएगा? 400 प्लस 500, मतलब ये हो गया 900 ग्राम। So percentage weight by weight is 41/900 into 100. That is 41/9. और ये आपका आता है 4.55%। ये आपका आंसर आएगा। सबको समझ में आया? पीयूष? हाँ सही है। अभिषेक? शशांक? तो पहले आप लोगों ने इतना उटपटांग आंसर क्यों दिया? किसी का 40 है, किसी का 41/9 है। तो जब भी आप मिक्स करते हो तो ध्यान रखो कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो उसमें अगर दोनों में अलग अलग सॉल्यूट है तो सॉल्यूट भी ऐड हो रहा है तो सॉल्वेंट भी ऐड हो रहा है, तो टोटल तो हमेशा इंक्रीज होगा ही जब भी आप ऐड करोगे तो। चलो जो सेकेंड टर्म है वो है आपके पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम is equal to weight of solute by volume of solution into 100।
मतलब अभी भी वही है जो परसेंटेज का पहले मतलब था। कि 100 में कोई कितना मिलता है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा, तो पर 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कोई कितना वेट मिलता है उसको हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलते हैं। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 5% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम सॉल्यूट in 100 ml of solution। 5 ग्राम सॉल्यूट in 100 ml of solution। जरा इसको नोट डाउन करो और इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हो गया? अच्छा ये बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अगर उसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? मास मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, तो यहां पे ऐसे लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसके जगह पे हम यहां से पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ऊपर पहुंच गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मुझे ये बताना यहां से लेके यहां तक ये क्या बता रहा है? जो मैंने सर्कल किया ब्लैक वाले से वो क्या बता रहा है? सॉरी, पूरा ब्लैक नहीं, ये वाला, ये वाला पार्ट केवल। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या बता रहा है? परसेंटेज बाय मास।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट into density of solution. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट को आप डेंसिटी से रिलेट कर सकते हो। परसेंटेज वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग? इसमें दोनों वेट नहीं हो तो था ना, पहले एक वॉल्यूम है तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम ही तो है। मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, दोनों वेट का मतलब क्या है? ये कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया है कि अगर आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट है तो उसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, और अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज वेट बाय वेट मिल जाएगा। अरे वॉल्यूम नहीं होगा तो मास होगा, दोनों में से तो कोई एक टर्म देना ही पड़ेगा, तभी डेंसिटी का रिलेशन निकलेगा, बिकॉज डेंसिटी मास और वॉल्यूम को ही रिलेट करता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन करते हैं। सबका हो गया ना पीयूष? ठीक है जल्दी लिखो। ओके क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं।
प्रशांत, पहले क्वेश्चन पेपर क्या लिखना है, तू ग्राम क्यों लिख रहा है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? मैंने क्वेश्चन में ग्राम पूछा ही नहीं है। हाँ, मिलीग्राम है। (10⁻⁻2 मिलीग्राम। बाकी लोग का आंसर? अरे गौर से देखो, यही आंसर दे देगा ना। 1 तो आंसर नहीं है। और सोचो। 1% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ? 1% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 1 ग्राम इन 100 ml। वन ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ मिलीग्राम इन 100 ml। तो 100 ml में तो रहेगा तो 1 ग्राम ही। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? बोलो, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? थाउजेंड। तो आंसर क्या होगा पहले का? बोलो। थाउजेंड मिलीग्राम, बिल्कुल सही। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? अब सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बताओ। बोलो, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ।
क्या पूछा है इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 10 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बच्चा लोग पहले क्या पता करना पड़ेगा कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, वेट ऑफ ग्लूकोज इन 10 लीटर। तो बोलो 100 ml में अगर 1 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा? सोचो, यूनिटी से भी कर सकते हो, नहीं तो परसेंटेज वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज 1 इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड दैट इज W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ml में होता है तो 10 लीटर है, मतलब कितना हो जाएगा 10,000 ml into 100 that is W equal to 100 5/9 मोल, बिल्कुल सही। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6, मोलर मास याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/9। और परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा है, डेंसिटी दिया गया 1.2 ग्राम पर ml। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। तो अगर उस फॉर्मूले को यूज कर ले तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डी। सो 1% डिवाइडेड बाय 1.2 that is 10/12 that is 5/6। हाँ 1/1.2 बिल्कुल सही पीयूष। पिछला क्वेश्चन तुम लोगों ने सही सही बना लिया था, इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन देके घबरा गया तुम लोग। सबका आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। If 2 mole of Na2CO3 dissolve in 2 liter water, then calculate percentage weight by volume। If 2 mole of Na2CO3 dissolve in 2 liter water, then calculate percentage weight by volume of Na2CO3 solution is। ट्राई करो।
मोलर मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करो, सोडियम 23 होता है। तो क्या लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? देखो 2 मोल है मतलब 2 इंटू इसका मोलर मास हो गया 106, मतलब 212 ग्राम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज weight of solute by volume of solution into 100। देखते हैं कितना आता है। तो वेट ऑफ सॉलिड हो गया 212 और 2 लीटर वाटर मतलब वो ये हो गया 2000 इंटू 100। हमेशा याद रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ml में होगा अगर परसेंटेज निकाल रहे हो। तो 20 मतलब 21.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10.6। तुम लोग 21.2 कहाँ से? भाई वेट कितना आएगा? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कैसे आएगा? 2 मोल है तो टू आप यहाँ पे इंटू। 21.2। तो यहाँ 20 है ना, तो 20 को 2 लिखा है। अच्छा ठीक है। अगर डेसिमल नहीं लिखना है तो नहीं सर ठीक है। 20 लिख। ठीक है ठीक। पीयूष 4.8 कैसे आया? क्या गड़बड़ी कर दिया? देखो परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का डायरेक्ट क्वेश्चन तो रेयर आता है, लेकिन इससे जितने भी बाकी अदर कंसंट्रेशन टर्म है इसे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। सौम्या क्या 212 क्या मतलब समझा नहीं मैं। आपके पास 2 मोल है ना, तो मोल को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना है? 106 है। तो 106 इंटू 2 कितना होगा? 212 ही तो होगा। ओके ओके ओके, मिटा दो इसको। Calculate number of mole of solid per liter of solution in 5% weight by volume solution।
5% NaOH है। NaOH weight by volume solution। वन मोल। 1 मोल देखते हैं। 1 मोल तो नहीं होगा यार। कितना नहीं वेट सर, है? 1 मोल नहीं होगा वो। 1 मिनट। पीयूष का आंसर आया 1/8, प्रशांत का आया 120/5। पर लीटर निकालना है। 100 में कितना है? 100 मोल। 1 लीटर में 100 मोल थोड़ी आएगा। वेट निकालने की कोशिश अरे करो। नहीं सर, वो दूसरा। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो ये निकालने की कोशिश करो कि 1 लीटर में कितना वेट है। %5 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब से आंसर निकालो। नहीं भाई, 5000 नहीं होगा। 5 ग्राम कहाँ पे मिलेगा? 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 5 ग्राम कहाँ पे मिलेगा? जल्दी बताओ तो 5 ग्राम कहाँ मिलेगा? 1 में, 100 में, 1000 में? अरे बोलो भाई, मैंने परसेंटेज का मतलब बताया था। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। बिल्कुल सही। तो 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम NaOH है। 5 ग्राम NaOH इन 100 ml। नहीं, अगर ये समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला यूज करो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितने में पूछा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 5 दिया हुआ है। वेट हमें कैलकुलेट करेंगे तभी नंबर ऑफ मोल निकलेगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो टोटल वॉल्यूम है 1 लीटर, मतलब 1000 इंटू 100। तो वेट इक्वल टू 50 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल क्या होगा? वेट बाय मोलर मास, दैट इज 50/40, 1.25। तो तुमने 5% का सर मतलब हमारा 1 तो आया ही था, 1.25। 1.25 नहीं था, तुम्हारा 125 था। देखो नहीं, हमारा 1। हम 1 निकालने का बोले थे। हम टाइप नहीं करते। 1.25 आंसर है। अगर बोले थे 1.25 तो सही किए थे, 1 बोले थे तभी गलत था। सर 1। 1 गलत होगा। वन करने के लिए तो फिर 40 ग्राम आना चाहिए था ना। तो 40 ग्राम आया है। कैलकुलेशन गलत हो गया। अरे अभी तो तुम लोगों ने क्वेश्चन सही बनाया था, फिर सही बनाते बनाते गलत कैसे करने लगा तुम लोग?
भाई कहीं पे प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछ लो। देखो ये कंसंट्रेशन का बिल्कुल सिंपल पहला स्टेज है। इसके आगे थोड़ा सा और डेफिनेशन और लेंदी ही होगा। तो इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। रिपीट कर दीजिए। रिपीट का पूरा रिपीट कर दे। यस सर, शुरुआत से। चलो फिर आगे तुम पढ़ लो, ठीक है? तो तुम क्वेश्चन कॉपी से पढ़ लेना। पूरा रिपीट करने में पूरा 1 घंटा फिर से रिपीट करूंगा मैं। नहीं, ये सॉल्यूशन बस। एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट को, अमाउंट को विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब है जब आपका सॉलिड क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और हेट्रोजीनस का मतलब है जब सॉल्यूट आपका इनसॉल्युबल होगा। तो इन केस ऑफ सॉल्युबल सॉल्यूट, जब आपका सॉलिड जो है वो सॉल्युबल है तो हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन टर्म हमेशा होमोजीनस सॉल्यूशन के लिए यूज होगा। होमोजीनस बोलने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप कहीं से भी सैंपल निकालो, हर जगह से आपको कंपोजिशन क्या मिले, सेम मिले। जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा, जहां पे आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिले, मतलब कहीं से भी आप यहां से सैंपल निकालो। मान लो आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है, अब यहां से आप निकालते हो, यहां से निकालते हो, आप यहां से निकालो, हर जगह से आपको अगर सेम कंपोजिशन मिलता है तो सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनस है। जैसे आपके पास वाटर प्लस शुगर है तो आप ऊपर का जो आप जिसको शरबत बोलते हो, ऊपर से पियो, बॉटम वाला पियो, बीच वाला पियो, कहीं से पियो, आपको सेम टेस्ट आता है। रीजन क्या है, कंपोजिशन सेम है। बट अगर सपोज वाटर प्लस सैंड है प्लस या वाटर प्लस ऑयल है तो उसमें अपर लेयर का कंपोजिशन अलग होगा, बॉटम लेयर का कंपोजिशन अलग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस। तो कंसंट्रेशन टर्म हमेशा होमोजीनस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब उसमें पहला टर्म हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना वेट हमें सॉल्यूट का मिलेगा। दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना वेट हमें सॉल्यूट का मिलेगा। उसके लिए 2 फॉर्मूले बनाए, परसेंटेज वेट बाय वेट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसी के आगे पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं सॉल्व होता तो फिर सॉल्यूशन देखो, और अपना एक आइडिया क्रिएट करो कि ऐसे लैंग्वेज लिखा होता है तो क्या पकड़ते हैं हम। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चल रहे हैं, या चलो उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये 5 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल डेंसिटी इक्वल टू 1.1 ग्राम पर ml इज मिक्स्ड विथ 20 ml ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर का डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो हम क्या डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम पर ml लेते हैं, ये बाय डिफॉल्ट डेंसिटी है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा तो क्या लेंगे? वाटर में, वाटर का डेंसिटी अगर कहीं नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 लेते हैं, 1 ग्राम पर ml। बाकी और किसी का बाय डिफॉल्ट आप नहीं चूज कर सकते हो। देन परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल,
in final solution is. सौम्या क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है देखो। जल्दी जल्दी ट्राई करो। देखो दोनों ही कंपोनेंट का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो दोनों का मास कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बोलो। वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, दोनों का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। So percentage weight by weight of ethyl alcohol is equal to weight of ethyl alcohol by total weight into 100. टोटल वेट है, टोटल आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, दोनों का वेट ऐड करोगे तो टोटल मिलेगा। वेट टोटल का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आया? वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल, दैट इज 5 इंटू 1.1। बिल्कुल सही। डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.1 प्लस दूसरे वाला कितना है 20 इंटू 1 इंटू 100, दैट इज 5.5 by 25.5 into 100, 11 by 51 into 100, 1100 by 51। कितना रहा 21.56। और ऋतिक तेरा फिर से 27.5 कैसे आया? कुछ अलग ही करता है तू मतलब हमेशा। तो डाटा या तो वेट में होगा या वॉल्यूम में होगा। काम आपसे वेट में भी कराया जा सकता है, वॉल्यूम में भी कराया जा सकता है। अगर वेट देके वॉल्यूम में काम कराना है तो आपको डेंसिटी देना पड़ेगा, वॉल्यूम देके मास में काम कराना है फिर भी आपको डेंसिटी देना पड़ेगा। तो जिस भी क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है मतलब वहां पे 99% चांस है कि वहां पे मास वॉल्यूम का करेक्शन होगा या मास वॉल्यूम कन्वर्जन होगा। समझ में आया? अच्छा
अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बोलता परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होगा, कोई बोल पाएगा? इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होगा? जल्दी से बोल दो, कैसे लिखेंगे? जैसे वेट बाई वेट लिखा है वैसे ही वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, क्या लिखेंगे बताओ? दिखाओ कितना जल्दी सोचते हो आप, जल्दी बताओ तो। दोनों का वॉल्यूम वही लिखे। क्या होगा आंसर, क्या होगा जल्दी बताओ। प्रशांत गड़बड़ कर रहा है, जल्दी इस पर फिर से सोच। वॉल्यूम का परसेंटेज है, वेट क्यों लिख रहा है ऊपर में? तो यहाँ पे वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल है, वहां पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल आएगा। जहां पे W टोटल है वहां पे क्या आएगा? V टोटल आएगा इंटू 100। क्या लिखेंगे अभी बताओ? 21 नहीं होगा, 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? 25। सर 5। अरे भाई टोटल में ऐड होगा ना, 5 प्लस 20 कितना? 25 होता है ना। सर 20। 20% होगा। तो नॉर्मल परसेंटेज है जो आप क्लास 9 में पढ़े हो, वही परसेंटेज है। बस यहाँ पे हम पैसे के टर्म्स में परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मास के टर्म में कैलकुलेट करें, यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करें। पर जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे बस ये दिमाग में रखना है कि ये आउट ऑफ 100 देखते हैं हम, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर बाय बाय। बाय सर, बाय बाय। बाय बाय।